गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। तो अभी तक आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हो मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर कि मौर्य साम्राज्य कैसे सिमट गया था जब बाद में अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। सो आफ्टर दैट पीरियड नाउ वी डिस्कस अबाउट पोस्ट मौर्यन पीरियड्स। स्टूडेंट्स, पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉरेन स्टेट्स के रूलर्स जो इंडिया में एंटर किए थे। वो फॉरेन स्टेट के रूलर थे ग्रीक्स, और उनको किस नाम से जाना जाने लग गया इंडिया में? इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स मतलब वो ग्रीक्स जो भारत में आके बसे, उनको इंडो ग्रीक्स कहा जाने लग गया। तो बेसिकली एंशियंट टाइम में जो लोग ग्रीस से आते थे, यूरोप से आते थे, ठीक है, आपको पता होगा आज की डेट में ग्रीस कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। तो उस रीजन के उस टाइम पे उस रीजन के जो लोग भारत में आके बसे उनको इंडो ग्रीक्स कहा जाने लग गया। तो उन्हीं में से एक बहुत फेमस इंडो ग्रीक्स थे, वो था राजा मिनेंडर। मिनेंडर का टाइम पीरियड कितना था? 165 से लेके 145 बीसी के बीच में। और इसी को कई जगह पे हमें उल्लेख मिलता है, इसको मिलिंदा भी कहा गया है, राजा मिलिंदा भी बोला गया है, और वैसे इसको किंग मिनेंडर भी कहते थे। इसकी कैपिटल कहाँ थी? शाकाला। शाकाला मीन्स सियालकोट। आज की डेट में स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में है एरिया, ठीक है, सियालकोट, वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, जब ये भारत आता है उस टाइम पर बहुत बड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही होती है जिसके हेड थे नागसेना। तो ये भारत आता है, भारत आके देखता है इतने बड़े एक बुद्ध संघ, एक इतनी बड़ी आप कह सकते हो रैली हो रही है या फिर महासभा हो रही है जिसमें बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आके बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये आके राजा, इतना बड़ा राजा था, ठीक है, राजा मिनेंडर, ये आके नागसेना से डिस्कस करता है कि ऐसी क्या खासियत है बुद्धिज़्म में कि जो लोग बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं, या बुद्ध धर्म में बाकी धर्मों से क्या अलग है, क्या अच्छा है इसमें, क्यों हमको अपनाना चाहिए। तो इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे नागसेना के लिए। तो नागसेना जो था, ठीक है, जो आप कह सकते हो बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का उस टाइम पर जो बुद्ध धर्म को स्प्रेड कर रहा था, ठीक है, तो वो सारे उसके क्वेश्चंस के आंसर देता है। वो सारे राजा मिनेंडर के क्वेश्चंस के आंसर देता है नागसेना। इनकी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में एक बुक लिखी गई है। हमको हिस्ट्री में ये उल्लेख मिलता है, इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि इनकी आपस में जो कन्वर्सेशन हुई थी उसके ऊपर एक बुक मिलती है। उस बुक को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट एग्जाम में कि बुक का नेम बताओ जो कन्वर्सेशन थी बिटवीन राजा मिनेंडर एंड नागसेना के बीच में। तो स्टूडेंट्स, उस बुक का नेम था मिलिंदोपन्हा। मिलिंदोपन्हा जो थी, इट्स अ बुक ऑफ क्वेश्चंस ऑफ राजा मिनेंडर, ठीक है, उसमें राजा मिनेंडर के द्वारा पूछे गए सवाल हैं और नागसेना उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो दे वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू क्वाइंस। तो ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने भारत में क्वाइंस, सिक्के चलाए थे फर्स्ट टाइम। इससे पहले हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता कि प्रॉपरली कोई क्वाइंस किसी रूलर ने स्टार्ट किए थे। अशोका के टाइम पे हमको पंच मार्क सिस्टम पता चलता है कि लाइक एक शीट के ऊपर जैसे पंचिंग करके, ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट्स काउंट करके जो एक सिस्टम था, कॉइन्स का सिस्टम नहीं था, ठीक है, पंच मार्क सिस्टम था। तो हमको पंच मार्क सिस्टम जो है वो मिलता है। लेकिन कोई फॉरेनर, ठीक है, कोई दूसरे देश से आया हुआ हमारे देश में जिसने कॉइन्स इशू किए थे वो थे राजा मिनेंडर, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे शाकाज। शाकाज को स्किंथियंस भी कहा जाता था, ये भी ग्रीक्स ही थे, ठीक है जी। ग्रीक्स वर फॉलोड बाय शाकाज। सो उज्जैन के राजा थे, अपने आप को राजा विक्रमादित्य कहा करते थे एक, उन्होंने शाकाज को हराया था। जब शख्स, कुछ लोग इसे शख्स भी कहते हैं, शाकाज भी कहते हैं, जब शाकाज भारत में एंटर करते हैं तो राजा विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के बहुत बड़े रूलर थे, बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने शाकाज को हराया था। और
विक्रमादित्य के टाइम पर इनके नाम का कैलेंडर भी शुरू हुआ था, जिसको विक्रमी एरा, विक्रम संवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, द एरा ऑफ विक्रम संवाद इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इवेंट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द शाकाज। तो जब इन्होंने, राजा विक्रमादित्य ने शाकाज को हराया था, तो इनकी विक्ट्री के ऊपर, वो टाइम पीरियड कब था, 57 BC, उस टाइम पे इन्होंने जो अपना एरा स्टार्ट किया, एरा आप कह सकते हो एक किस्म से एक अपना युग, ठीक है, विक्रमी युग। तो इन्होंने जो अपना युग शुरू किया उसे एज अ विक्रम संवाद के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने अपना युग, अपना कैलेंडर चलाया, ठीक है जी। तो दैट एरा वाज नोन एज अ विक्रम संवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट फेमस शाका रूलर वाज इन इंडिया रुद्रदमन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुद्रदमन जो थे ये फेमस रूलर थे इंडिया में शाकाज के, ठीक है जी। रुद्रदमन का टाइम पीरियड कितना था, 130 से लेके 150 AD के बीच में। अब देखो आपके पास काउंटिंग जो है वो सीधी शुरू हो गई है, 130 से लेके 150 AD के बीच की बात आ रही है, मतलब 130 एनो डोमेन से लेके 150 एनो डोमेन तक, लगभग 20 साल रूल किया। रुद्रदमन क्यों इंपॉर्टेंट है? रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। सुदर्शन लेक को बेसिकली ये काठियावाड़ इलाके में एक लेक थी, सेमी एरिड एरिया में, ठीक है जी। एक बहुत बड़ी लेक, एक बावली किस्म की, जिसमें लाइक डेजर्ट एरिया में आप कह सकते हो कि लोगों के पानी पीने के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन लेक थी ये मौर्य वंश के राजा ने बनवाई थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था किसने? रुद्रदमन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन यही निकल के आता है, रुद्रदमन जो था वो फेमस रूलर था शाकाज में से, इसने सुदर्शन लेक को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, रिपेयर करवाया था, ठीक है जी। विक्रमादित्य ने शाकाज रूलर को हराया था। विक्रमादित्य अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, ठीक है जी, क्योंकि इसने विक्रमी ईरा शुरू किया था। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। विक्रम संवाद कब शुरू हुआ था? विक्रम संवाद किसने शुरू किया था? राजा विक्रमादित्य ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो राजा कनिष्क थे, ठीक है जी। आगे उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले आप कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट थे रूलर्स पर्थियंस। सो जो पर्थियंस थे ये कहाँ से थे? बेसिकली ये ईरान से थे। ओरिजिनली पर्थियंस फ्रॉम ईरान, देन दे मूव टू इंडिया। और पर्थियंस का जो एक ही इम्पॉर्टेंट रूलर था वो उसका नाम था गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज के टाइम पे भारत में सेंट थॉमस नाम का एक क्रिश्चियन मिशनरी के लिए एक पादरी, एक प्रीस्ट भारत आता है, और वो उस टाइम के ऊपर आप कह सकते हो कि क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट कुशाना रूलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। कुशाना रिप्लेस पर्थियंस। कुशान ने, जो कुशान वंश के रूलर थे, उन्होंने पर्थियंस को हटाकर अपना रूल स्थापित करते हैं। और कुशाना रूलर में से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस रूलर था वो था राजा कनिष्क। जो राजा कनिष्क था इसको एज अ सेकंड अशोका भी कहा जाता है कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि जो राजा कनिष्क था उसका जो एम्पायर था इंडिया, अफ़गानिस्तान और आप ये कह सकते हो सेंट्रल एशिया तक, सारा का सारा राजा कनिष्क का रूल फैला हुआ था रशिया तक, ठीक है जी। तो आप ये समझ सकते हो कि उस समय पे एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर अगर किसी पर्सन ने रूल किया था वो राजा कनिष्क था। तो राजा कनिष्क जो था इतना बड़ा एम्पायर स्टार्टिंग में अपना फैला देता है, और बाद में राजा कनिष्क ने भी बुद्ध धर्म अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था, ठीक है जी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा कनिष्क की कैपिटल कौन सी थी? पुरुषपुर एंड मथुरा, दो कैपिटल्स थी इसकी, पुरुषपुर एंड मथुरा। मथुरा आपको पता है उत्तर प्रदेश यूपी में है, पुरुषपुर जो है ये पाकिस्तान वाली रीजन में इसकी कैपिटल थी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है राजा कनिष्क को लेके कि साका इरा किसने शुरू किया था इन 78 AD। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि साका इरा जो है वो राजा कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है जी, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि जो विक्रमी इरा है, विक्रम संवाद, वो किसने शुरू किया था? राजा विक्रमादित्य ने। ऐसे ही साका इरा शुरू किया था राजा कनिष्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो अभी तक हमने डिस्कस किए कुछ फॉरेन रूलर्स जो इंडिया में आए और इंडिया में इन्वेजन करके आए और इंडिया में उन्होंने अपना रूल स्थापित किया और फिर बाद में मोस्ट ऑफ देम जो थे रूलर्स उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। अब देखते हैं कुछ नेटिव स्टेट के रूलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंगा, शुंगा डायनेस्टी जिसने शुरू की थी जी, जिसकी डायनेस्टी थी शुंगा डायनेस्टी, राजा था पुष्यमित्र शुंगा। अब ये पुष्यमित्र शुंगा वही शुंगा डायनेस्टी का रूलर है जिसने कि मौर्य अंपायर के, मौर्य वंश के लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। बृहद्रथ को मार दिया था, उसका असैसिनेशन कर दिया था और ये उसका मिलिट्री कमांडर भी था, मिलिट्री जनरल था। ठीक है, जो सेनापति है वो अपने ही राजा को मार के खुद अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर रूलर बन जाता है। कहता है जी अब से मैं अपनी डायनेस्टी शुरू करूंगा, शुंगा डायनेस्टी। तो जो मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे, कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं कि मौर्य जो थे उस मतलब कि लोअर कास्ट में आ जाते हैं बाय अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम, और जो शुंगास थे ये फ्रॉम ब्राह्मणिकल क्लैन से थे, ये अपर क्लैन से थे। तो जो पुष्यमित्र शुंगा था बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है स्टूडेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अपने टाइम पे अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। अश्वमेध यज्ञ होता था पुराने ज़माने में, जैसे राजा ने एक हवन करवाया, वहाँ से अपने हॉर्सेस, अपने घोड़े छोड़ दिए। जहाँ तक घोड़े भागते रहेंगे, जब तक घोड़े भागते रहेंगे, वो सारा का सारा इस राजा के अंडर आ जाएगा। अगर कोई भी पर्सन इस राजा की सुप्रीमेसी मानने से इनकार कर देता है, मना कर देता है या इसके घोड़ों को रोकने की कोशिश करेगा, उस पर्सन के साथ ये राजा वॉर लड़ेगा, फाइट होएगी। ठीक है जी, तो इसके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और पुष्यमित्र शुंगा क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके टाइम पे बैक्टीरियन किंग डिमेट्रस ने हमला किया इंडिया के ऊपर और इसने इस बैक्टीरियन किंग को हरा दिया था। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि उस टाइम पे ग्रीक्स जो आ रहे थे, हमलावर आ रहे थे, तो उस हमलावर को भी इसने रेजिस्ट किया था, रोका था और हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, चीफ प्रीस्ट कौन थे? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि के अंडर ही ये अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। जो पतंजलि आज के टाइम पे आपको पता होगा, पतंजलि कंपनी है, ठीक है, बाबा रामदेव की। तो ये जो कंपनी ओपन की गई है, बेसिकली यही योग गुरु थे बहुत बड़े पतंजलि, ठीक है, इन्हीं के नाम से है। तो पतंजलि जो थे वो किसके टाइम पर थे? कंटेम्प्रेरी किसके थे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पतंजलि थे एंशिएंट हिस्ट्री में वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंगा के। ठीक है जी, मतलब कि किसके समय पे, किसके काल के दौरान थे पतंजलि? पुष्यमित्र शुंगा के। तो उसके चीफ प्रीस्ट थे। ठीक है जी, बहुत बड़े प्रीस्ट पतंजलि। नेक्स्ट शुंगा किंग एक था जी अग्निमित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। अग्निमित्र वाज अ हीरो ऑफ कालिदास बुक मालविका अग्निमित्रा। मालविका अग्निमित्रा एक बहुत बड़ा प्ले है, बहुत बड़ा नाटक है जो कालिदास ने लिखा है। ठीक है, तो कालिदास की इस बुक में, इस नाटक में जो हीरो है वो शुंगा डायनेस्टी का राजा था अग्निमित्रा। अग्निमित्र शुंगा इसका पूरा नाम था। ठीक है जी, अग्निमित्रा के नाम से ही मालविका अग्निमित्रा, इसकी एक बायोग्राफी लिखी गई है। किसके द्वारा? ठीक है, कालिदास के द्वारा। एक रोल प्ले लिखा गया बेसिकली, एक आप कह सकते हो कहानी टाइप की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा हूँ। मालविका अग्निमित्रा बुक किसने लिखी है? आंसर इज कालिदास। मालविका अग्निमित्रा किसके ऊपर लिखी गई है? अग्निमित्रा शुंगा के ऊपर। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही फेमस हिंदू लॉ बुक मनुस्मृति लिखी गई थी। स्टूडेंट्स, मनुस्मृति जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हिंदू रिचुअल्स, आप ये कह सकते हो कि
किस पर्सन को क्या अगर कोई जुर्म करे तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। कोडिफाइड बुक है, ठीक है, इसमें सारे लॉ ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी जी सतवाहना डायनेस्टी। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप डिस्कस कर रहे हो, ये चीज़ समझ रहे हो कि नेटिव स्टेट रूलर हम पढ़ रहे हैं, जैसे शुंगा डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस थी, ठीक है। एंटायरली कंप्लीट नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया जो था वो शुंगा डायनेस्टी रूल कर रहे थे। ऐसे ही जो सतवाहना डायनेस्टी थी, सतवाहना डायनेस्टी के रूलर कौन थे, सतवाहना डायनेस्टी कहाँ पर थी, ये मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये जो सतवाहना डायनेस्टी थी ये गुजरात, आज की डेट में जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये सारा का सारा रीजन सतवाहना डायनेस्टी का हुआ करता था। और सतवाहना डायनेस्टी अपने आप में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, सीमुका, ठीक है। सीमुखी, सीमुका कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। फाउंडर थे सीमुख, ठीक है जी। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे सीमुख। लेकिन जो इम्पोर्टेंट किंग था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना किंगडम का ग्रेटेस्ट रूलर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने लगभग साउथ इंडिया के ऊपर एंटायरली द रीजन ऑफ डेक्कन, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण पठार, दक्षिण भारत कुछ भी कह लो आप, उसके ऊपर इस गौतमी पुत्र सतकर्णी ने रूल किया था। और सबसे बड़ी बात, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फेमस है सतवाहना डायनेस्टी, इसलिए फेमस थी, इसका नाम आपको कुछ सुन के ऐसा लगेगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब गौतमी का बेटा सतकर्णी। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पर राजा के नाम के आगे उसकी मदर का नेम जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया में मैट्रिकल सोसाइटी, ठीक है, मतलब कि पैट्रियार्टिकल सोसाइटी नहीं थी। उस टाइम पे राजा के नाम के आगे उसकी माँ का नाम लग रहा है, उसके पिता का नाम नहीं लग रहा। मतलब कि फ़ीमेल की सोसाइटी में आप कह सकते हो एक अच्छी इमेज थी, फीमेल को सोसाइटी में एक अच्छा दर्जा मिला हुआ था। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था ये ग्रेटेस्ट रूलर था। और ग्रेटेस्ट क्यों था, क्योंकि इसने डेक्कन के एरिया के ऊपर पूरा रूल किया था। और इसका नाम ही अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, सतकर्णी का बेटा गौतमी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे रूलर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स पे रूल कर रहे थे। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में। बहुत बार स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड सेकंड, इनको मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मिक्स मैच नहीं करना। अभी मैं आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा क्या था, ठीक है जी, इन दोनों में। और डायनेस्टीज़ में डिफरेंस लगभग 600-650 साल का था, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी एक अलग डायनेस्टी थी, ठीक है, और मौर्यन डायनेस्टी एक अलग डायनेस्टी थी, ठीक है। इसमें मिक्स नहीं होना। इसमें बच्चे सिर्फ एक पॉइंट पे आके मिक्स कर देते हैं चंद्रगुप्त के नाम पर, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड सेकंड को लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देखिए, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज़ गुप्ता डायनेस्टी। तो अब हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म भी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एंशिएंट टाइम में, किसके टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म कहा गया था। आंसर इज गुप्ता डायनेस्टी को। तो गुप्ता डायनेस्टी के बेसिकली जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में आपके, और सेंटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच, ठीक है जी। उसके बाद ये इतने फेमस रूलर नहीं थे, ठीक है जी। देन इसके घटोत्कच के बाद जो आगे इसका बेटा बनता है, घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त वन।
ठीक है जी। वैसे इसका नाम सिर्फ चंद्रगुप्त ही था, गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्ता, ठीक है, चंद्रगुप्ता। तो जो चंद्रगुप्त था, इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आया इसका बेटा वो था समुद्रगुप्त। आगे समुद्रगुप्त का बेटा जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो था फिर से चंद्रगुप्त। मीन्स जो नेक्स्ट आप चंद्रगुप्त पढ़ोगे उसके नाम के आगे चंद्रगुप्त सेकंड लगाते हैं हम, और इसको चंद्रगुप्त फर्स्ट से डिनोट करते हैं। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था इसने अपने आप को टाइटल दिया था महाराजा अधिराज का। तो ये अपने आप को खुद को स्वयं को ही कहता है जी मैं महाराजा अधिराज हूँ, मुझे महाराजा कह के सब बुलाएंगे, ठीक है जी। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ये क्यों फेमस था ये हम डिस्कस करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से मैरिज की थी। तो लिच्छवी उस टाइम पे एक बहुत बड़ी स्टेट थी, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। लिच्छवी प्रिंसेस से मैरिज करता है कुमार देवी से, और कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स भी चलाता है, ठीक है। इसी ने ही फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन इशू किए थे इंडिया में, जिनको दिनारास कहा गया था। इन्हीं दिनार्स को कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स के नाम से भी जाना जाता है, सेम थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कोई इंडियन रूलर हो रहा है जिसने गोल्ड कॉइन शुरू किए इंडिया में, तो उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही स्टार्टेड गुप्ता इरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 320 AD। तो अब तक आप लोग पढ़ चुके हो गुप्ता इरा, साका इरा और विक्रमी इरा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, इसने गुप्ता इरा कब शुरू किया, 320 AD। अब कई बार ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये कौन सा चंद्रगुप्त है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो मौर्य वंश का, मौर्य डायनेस्टी का अलग रूलर था, फाउंडर था मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। ये फेमस रूलर है एक गुप्ता डायनेस्टी का, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड कब है, ये 320 AD में अपना काल, अपना एरा शुरू कर रहा है एज अ नेम ऑफ गुप्ता एरा। और वो जो आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हो वो लगभग आपने पढ़ा था 328 BC के बाद आया था, ठीक है, 328 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है जी। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 320 या 300 साल पहले एग्जाम्पल ले लो। और ये आप पढ़ रहे हो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 320 साल बाद, तो लगभग 600 साढ़े 600 साल का गैप आ रहा है कि जब ये डायनेस्टी आ रही है मॉडर्न डायनेस्टी के बाद। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। तो कई बार स्टूडेंट्स इसी नेम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने आप को टाइटल दिया था महाराजा का, महाराजा अधिराज भी कहता था अपने आप को, ठीक है। इसने लिच्छवी प्रिंसेस से मैरिज की थी, कुमार देवी से, ठीक है। और इसने फर्स्ट टाइम इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू किए थे। मतलब पहला कोई इंडियन रूलर हो रहा है जिसने गोल्ड कॉइन चलाए हैं अपने, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, दिनार्स कहा जाता था, दिनारास, ठीक है। और इसने गुप्ता इरा शुरू किया 320 AD में। अंडरस्टैंड, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, समुद्रगुप्त। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त वन का बेटा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था, आप ये कह सकते हो इतना बड़ा ब्रेव हार्ट रूलर, जिसने अपनी लाइफ में कभी कोई वॉर नहीं हारी। समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई वॉर नहीं हारी, ठीक है। कभी किसी रूलर से ये नहीं हारा, कभी डिफीट नहीं हुआ कोई वॉर में। इवन इसने जितनी भी वॉर्स लड़ी थी अपने टाइम पे, जिस भी रूलर को हराता था, उस रूलर को हराने के बाद उसका सारा राजपाट उसे वापस कर देता था। जस्ट ये किसी को हराता है तो जस्ट ये दिखाने के लिए, अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, आप सब मेरे से इन्फीरियर हो, लो हो, नीचे हो, ठीक है। तो आप सबको मेरी सुपरमेसी माननी पड़ेगी, मुझे एज अ सुपीरियर किंग मानना पड़ेगा। तो ये बहुत सुपीरियर रूलर था समुद्रगुप्त, ठीक है जी। इसका टाइम पीरियड कब से कब है, 335 से लेकर 380 के बीच में। समुद्रगुप्त वाज अ ग्रेटेस्ट कॉन्करर, बहुत बड़ा आप कह सकते हो योद्धा, ठीक है, बहुत बड़ा एक बैटलमैन पर्सन, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति, पिलर ऑफ इलाहाबाद, प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है जी। इलाहाबाद में आपको पता है स्टूडेंट्स, अब इलाहाबाद का नेम चेंज होकर भी क्या पड़ गया, प्रयागराज पड़ चुका है। तो एंशंट नेम है प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद जो नाम था वो रखा था अकबर ने अपने टाइम पे, अकबर के टाइम पे चेंज हुआ था नेम।
ठीक है। फिर से गवर्नमेंट ने उसका नेम चेंज करके, इलाहाबाद का नेम चेंज करके प्रयागराज रख दिया है। तो प्रयाग प्रशिष्टि क्या चीज़ है? प्रयाग प्रशिष्टि बेसिकली पिलर ऑफ इलाहाबाद के नाम से भी फेमस है। ये इलाहाबाद में इसने एक पिलर इंस्क्रिप्शन करवाया था, मतलब कि एक लोहे के स्तंभ पे लिखवाया था, सब कुछ गुदवाया था आयरन पिलर के ऊपर कि मैंने कहाँ कहाँ वॉर्स लड़ी हैं, ठीक है, कौन कौन सी वॉर्स जीती हैं, सब कुछ संस्कृत में इसने लिखवा रखा है। आज भी वो पिलर मौजूद है, ठीक है। और उन्हीं एविडेंस से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो है इस राजा का जो है रूल इंडिया में रहा होगा, ठीक है। तो प्रयाग प्रशिष्टि से हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं। इसका फेमस कोर्ट पोएट था हरिसेना। हरिसेना कौन था जी? समुद्रगुप्त का बहुत फेमस कोर्ट पोएट था। और हरिसेना ने ही प्रयाग प्रशिष्टि पिलर के ऊपर जो है लिखवाने में, कार्य करवाने में कंप्लीट जो है अपना योगदान दिया था, ठीक है, बनवाने में, ठीक है। सो हरिसेना वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को एक फॉरेन राइटर हुआ है V.A. स्मिथ, ठीक है जी, V.A. स्मिथ। तो V.A. स्मिथ ने इसको नेपोलियन, स्टूडेंट्स, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। V.A. स्मिथ कौन हुआ है? एक फॉरेन का हिस्टोरियन हुआ है, फॉरेन का इतिहासकार हुआ है। उसने समुद्रगुप्त को कंपेयर किया है किससे? नेपोलियन से। तो आपको पता होना चाहिए नेपोलियन कौन था। नेपोलियन फ्रांस का एक डिक्टेटर था, ठीक है जी। वो फ्रांस की, जब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी समझाता हूँ नेपोलियन की। नेपोलियन कैसे राजा बनता है? जब फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का रूल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नेपोलियन बेसिकली फ्रांस की बर्बन डायनेस्टी में जनरल था, मिलिट्री जनरल था। तो वो जब वापस आता है एक लड़ाई से, तो वो देखता है यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी है, तो वो अपना रूल स्टार्ट करता है, ठीक है। तो फ्रांस में नेपोलियन एक एज अ डिक्टेटर, ठीक है, कुछ समय के लिए रूल करता है। नेपोलियन ने अपने लाइफ में टोटल 100 वॉर्स लड़ी थी स्टूडेंट्स। नेपोलियन ने अपने लाइफ में 100 वॉर्स लड़ी थी और वो अपनी लाइफ की पहली 99 वॉर्स जीता था। अपनी ज़िंदगी की आखिरी वॉर, आखिरी जंग हार जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ब्रिटेन, वो वॉर हार जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से नेपोलियन एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर वो भी था। बट समुद्रगुप्त वॉर ने अपनी लाइफ में 150 से भी ज़्यादा वॉर्स लड़ी थी और ये एक सिंगल वॉर नहीं हारा था, ठीक है जी। तो ये एक फॉरेन हिस्टोरियन का अपना लॉजिक है, उसने कंपेयर किया है समुद्रगुप्त को नेपोलियन से और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है, ठीक है जी। तो डिफरेंट हिस्टोरियंस जो है कंपेयर करते रहते हैं, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। बट हिस्टोरिक इवेंट है, कंपेयर कर दिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको याद रहेगा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल समुद्रगुप्त को किसने दिया है? V.A. स्मिथ ने, ठीक है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इस समुद्रगुप्त ने कुछ ऐसे काम भी किए थे। अगर मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत बढ़िया वीणा प्लेयर था, ठीक है, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। तो इसने अपने आप को अपने टाइप के इसने कॉइन्स शुरू किए जब इसका टाइम पीरियड था, अपने टाइप के कॉइन्स चलवाए जिसमें कि इसने खुद को एज अ वीणा प्लेयर शो किया हुआ है। किसी में इसने अपने आप को वीणा प्लेयर दिखाया है, किसी में फ्लूट बजाते हुए दिखाया। तो मतलब कि इससे ये पता चलता है कि म्यूज़िक का बहुत बड़ा शौक़ था, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात कि जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप। अंडरस्टैंड क्यों कहा गया है इसको गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म? बिकॉज दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप, ठीक है। जैसे कि आज हम देखते हैं मंदिरों में पूजा होती है, उस टाइम पर भी, गुप्ताज के टाइम पर भी बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स थे, ठीक है। हिंदुइज्म, टोटली हिंदुइज्म था, ठीक है जी, आप ये कह सकते हो इंडिया में। और बहुत बड़े टेम्पल्स थे, टेम्पल्स में आइडल वर्शिप हुआ करती थी। और दे फॉलोड वैष्णविज्म, ठीक है जी। तो जैसे कि आप ये कह सकते हो कि विष्णु भगवान के फॉलोअर थे, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे और स्प्रेड करते थे। गुप्ताज के टाइम पीरियड पे बुद्धिज़्म भी बराबर स्प्रेड हुआ है। इन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने से रोका नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि इन्होंने किसी दूसरे धर्म को फैलने से रोका हो। इट मीन्स इनकी सोच कैसी थी? सेक्युलर थी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा।
तो मतलब कि ये खुद तो वैष्णविज्म में बिलीव करते थे, आइडल वर्शिप करते थे, लेकिन इन्होंने अदर रिलीजन्स को फैलने से कभी नहीं रोका। ठीक है, तो दूसरे रिलीजन्स को भी बराबर ही अगर वो स्प्रेड हो रहे हैं अपने लेवल पे तो उनको होने दिया। इसका ये पॉइंट पता चलता है कि इनकी सोच जो थी वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थी, एक सेक्युलर आउटलुक, एक सेक्युलर सोच थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त टू के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आगे देखो, चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड। चंद्रगुप्त सेकंड जो था स्टूडेंट्स अपने आप में बहुत बड़ा राजा था। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम ए बुक का नेम है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम ए बुक का नेम है। उस बुक को किसने लिखा है? विशाखा दत्ता ने। ठीक है जी, बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन बन गया। कौन थे बुक्स के ऑथर? विशाखा दत्ता। कौन सी बुक लिखी है? देवी चंद्रगुप्तम। तो अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम, इस बुक में ये हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त टू था, चंद्रगुप्त सेकंड वाज अ वेरी ग्रेट, वेरी ब्रेव रूलर। बेसिकली समुद्रगुप्ता के बाद, आफ्टर समुद्रगुप्ता सक्सीडेड बाय रामागुप्ता। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? रामागुप्ता बनता है। बट रामागुप्ता वाज अ कावर्ड। बेसिकली रामागुप्ता की जो वाइफ थी, रामागुप्ता के टाइम के ऊपर शाकाज ने अटैक किया और रामागुप्ता इस वॉर में हार जाता है। ही वॉज डिफीटेड और वो अपनी वाइफ को शाकाज को सौंप देता है। जब ये बात का चंद्रगुप्त को पता चलता है, चंद्रगुप्त सेकंड जो था ये रामागुप्ता का आप कह सकते हो यंगर ब्रदर होता है। तो जब चंद्रगुप्त को पता चलता है कि रामागुप्ता ने ऐसा किया है तो वो शाकाज को हराता जाके, शाकाज के रूलर को और रामागुप्ता को, इनको मार देता है। ठीक है, और खुद देवी चंद्रगुप्तम जो है खुद उसकी वाइफ से बाद में मैरिज कर लेता है। ठीक है, तो इस सब का उल्लेख हमें मेहरौली पिलर में मिलता है। मेहरौली दिल्ली में है स्टूडेंट्स, वहाँ पर इसने आयरन पिलर बनवाया था। तो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था, ही क्लेम हिज अथॉरिटी ओवर द एंटायर नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। कहते जी लगभग पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे और जो वेस्टर्न इंडिया हो गया, वेस्ट पार्ट हो गया इंडिया का। ठीक है जी, आप कह सकते हो गुजरात, सौराष्ट्र वाला एरिया, और कुछ पोर्शन आप ये कह सकते हो कि ईस्टर्न पार्ट जो था बिहार, बंगाल वाला, वो वाला एरिया हो गया। तकरीबन साउथ इंडिया को छोड़ के पूरे भारत पे चंद्रगुप्त टू का रूल था। ठीक है जी, सो ही इशूड सिल्वर कॉइन। तो पहला ऐसा रूलर था जिसने इंडिया में सिल्वर कॉइन शुरू किए, चंद्रगुप्त सेकंड। सिल्वर कॉइन स्टार्ट करता है। ठीक है, अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने राजा विक्रमादित्य का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। ठीक है, एंड सकारी इन द मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री। और कहीं कहीं पे ये उल्लेख मिलता है कि इसने अपने आप को सकारी वर्ड से, सकारी नाम से भी खुद को संबोधित किया है। ठीक है, अपनी कुछ ऐसी विक्ट्रीज़ में, कुछ ऐसी विक्टोरियस मेमोरीज में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाहियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन लगभग 150 बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है कि क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है, फाहियान कौन था? फाहियान किसके कोर्ट में आया था? फाहियान किसके टाइम पीरियड पे इंडिया आया था? फाहियान एक चाइनीज़ पिलग्रिम था। फाहियान एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो भारत आता है किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। फाहियान ने स्टूडेंट्स इंडिया आके बुद्धिज़्म की स्टडी की थी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फाहियान एक चाइनीज़ पिलग्रिम था। पिलग्रिम होता है जैसे तीर्थ यात्री हम कहते हैं। ठीक है, तीर्थ यात्री था। तो इंडिया में तीर्थ किस चीज़ की तीर्थ यात्रा के लिए आया था? बुद्ध धर्म के लिए, बुद्ध धर्म की तलाश के लिए, बुद्ध धर्म को स्टडी करने के लिए भारत आता है। ठीक है जी, तो भारत आता है किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आगे कुमारगुप्ता।
ठीक है। तो चंद्रगुप्त 2 का बेटा आगे था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नेक्स्ट रूलर बनता है। कुमारगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे बनाई गई थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुमारगुप्ता। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, इट वाज अ मेन सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर बुद्धिज़्म। बुद्ध धर्म के रिसर्च के लिए वहाँ पर बुद्धिज़्म की स्टडी होती थी, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो बौद्ध मॉन्क्स थे, बौद्ध भिक्षु कह सकते हो, बुद्ध मॉन्क्स कह सकते हो, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में ही रहा करते थे। और उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी एक, आप ये कह सकते हो, सेंटर फॉर अट्रैक्शन था लाइक एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पर्पस से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रामगुप्त जो कुमारगुप्ता है स्टूडेंट्स, कुमारगुप्ता वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। तो ये भगवान कार्तिकेय की पूजा करते थे, ठीक है जी। कुमारगुप्त जो थे, जो भगवान कार्तिकेय हैं, वो गणेश भगवान की ब्रदर हैं, आपको पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है जी स्कंदगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद नेक्स्ट रूलर बनता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त रिपल्सेस द फेरियस हुन्स अटैक ट्वाइस। भारत के ऊपर हुन्स ने हमला किया था। तो हुन्स क्या है, ये एक बारबरस ट्राइब के लोग थे, ठीक है। ऐसे खतरनाक ट्राइब्स के लोग थे जो आते थे, हमला करके लूट के चले जाते थे, ठीक है, मार काट करके जाते थे। तो हुन्स के अटैक को स्कंदगुप्त ने 2 बार रोका, रेजिस्ट किया, और इस हीरोइक फीट के लिए इसको जो है, इसने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया। तो इसको भी विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था। तो स्टूडेंट्स हिस्ट्री में बेसिकली टोटल 32 विक्रमादित्य हुए हैं, ठीक है। तो विक्रमादित्य कोई पर्टिकुलर एक राजा का नाम नहीं था, वो एक टाइटल था जो एज्यूम कर लेते थे। जैसे हम कहते हैं राजा है, महाराजा है, ठीक है, वैसे ही विक्रमादित्य भी टाइटल, ठीक है। विक्रमादित्य इस अपनी ब्रेवरी कॉज के लिए इसको जो है विक्रमादित्य से संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हमें कहाँ पता चलता है, दिस वाज मेंशन इन भिराती पिलर इंस्क्रिप्शन। तो जो भिराती पिलर इंस्क्रिप्शन मीन्स भिराती में जो पिलर्स पे जो लिखवाया गया था, ठीक है, तो उसमें स्कंदगुप्त को जो है विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था। ये कहा गया था कि इसने बार बार हुन्स के हमले को रोका, रेजिस्ट किया, ठीक है, जिसके कारण कि हुन्स बार बार नाकाम हुए भारत पे हमला करने के लिए। कई सारे कारण थे, क्योंकि गुप्ताज एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, बहुत लार्जेस्ट आर्मी थी इनके पास, ठीक है। एक आप ये कह सकते हो कि एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी भी रही होगी इनके पास, ठीक है, कि बार बार ये हुन्स के अटैक को रेजिस्ट कर रहा है। फिर ऐसा माना जाता है कि स्कंदगुप्त के बाद जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था गुप्ताज डायनेस्टी का। धीरे धीरे जो डिक्लाइन हुआ वो इसीलिए हुआ कि हुन्स बार बार अटैक कर रहे थे, ठीक है। हुन्स के अटैक्स से जो है एम्पायर वीक होता गया, और कुछ और फ्यूडल एम्पायर्स शुरू हो गए, छोटे जो इंडिया में, और ऐसे रूलर्स आ गए, ठीक है। बंगाल में डेक्कन रूलर्स हो गए कुछ, ठीक है, साउथ इंडिया के रूलर्स, और कुछ सेंट्रल इंडिया के रूलर्स हो गए, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ये कह सकते हो कि फिर गुप्ताज एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, और इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्फ डिक्लेयर रूलर्स, सेल्फ डिक्लेयर स्टेट्स बननी शुरू हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा हिस्ट्री का। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, इन पॉइंट्स को रिवाइज़ कीजिए। जो भी आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इस सारे लेक्चर की PDF फाइल मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप आवर लेक्चर। थैंक यू।